हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस साल का आरबीआई गेट बी का फेज़ 1 का एग्ज़ाम जैसे हो गया, रिजल्ट आने के बाद मैंने एक पोल कंडक्ट किया था। आई थिंक 4-5 दिन हो गए उसको। तो वहाँ पर मैंने पूछा था, आपका अगर रिजल्ट नहीं आया है पॉजिटिव, आप फेल हो गए हो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, फेज़ 1 एग्ज़ाम में, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न क्या है आपके लिए वो बताइए। और हम इंडिविजुअल केस देखेंगे और फिर मैं यहाँ पर मतलब कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे तो उसका भी आंसर यहाँ पे देने का ट्राई करूँगा। और यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, अगले साल जो कोई भी हमारा एग्ज़ाम होगा, और इसके ऊपर ना मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, अभी वो बार बार क्वेश्चन आप मत पूछिए। अदरवाइज़ मैंने, आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर आप वीडियो देखने के बाद, मैंने उनके सारे कमेंट्स पढ़ लिए, 90% लोगों को इसका आंसर पता चल गया है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चला है तो वो एक बार देख लीजिए। अगर वो देखने के बाद भी अगर आपको नहीं पता चला है तो फिर मैं इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए, मतलब इस बार अगर आप देखेंगे, लास्ट टाइम 222 वैकेंसी थी, इस बार उसके सिर्फ 30% वैकेंसी आई थी, लेकिन स्टिल यहाँ पे एप्लीकेशन 1 लाख आए थे। अभी कितने लोगों ने एग्जैक्टली एग्जाम नहीं दिया था ये हमें पता नहीं है, लेकिन एवरी ईयर क्या होता है, वैकेंसी कितनी भी आने दीजिए, 50 आने दीजिए, 200 आने दीजिए, 500 आने दीजिए, जो सिंसियर कैंडिडेट्स होते हैं वो 10,000 के आसपास ही होते हैं कि जो स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं। अदरवाइज फिर नोटिफिकेशन का वेट करना, इधर उधर की बातें करना, ऐसे 90% लोग ऐसे होते हैं। आपको 10% कैंडिडेट में रहना है। तो ये देखो, अभी सबसे पहले मैंने जो कहा ना वो वीडियो, ये वीडियो है, ये देख लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि अगले साल का क्या है। और जैसे एग्ज़ाम हुआ था, करेक्ट, मतलब ये एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन वाला। और मैंने यहाँ पे कहा था कि कोई भी एग्जाम लीजिए आप, जो हाई लेवल का एग्जाम होता है, छोटे वाले एग्जाम में नहीं बोल रहा, जो डिफिकल्ट लेवल की एग्जाम होती है, उसमें आपका स्टडी का रोल होता है 1/3, स्ट्रैटेजी का रोल होता है 1/3, और स्टेट ऑफ माइंड यानी कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते, स्ट्रेस हैंडल कर सकते, उसका रोल होता है 1/3। ये मैंने एग्जाम के पहले बनाया था वीडियो, ठीक है। और अभी देखते हैं यहाँ पे नियर अबाउट 1600 लोगों ने, 1700 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग किया है। अभी देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आई इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपरेशन ऑफ फेज 2, आई शुड हैव सॉल्व मोर क्वांट एंड रीजनिंग क्वेश्चन, ऐसे 14% लोग कह रहे हैं। इन द एग्जाम आई पैनिक हो गए, करेक्ट। उसके बाद रॉन्ग स्ट्रेटेजी हो गई। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लोग ऐसे बोल रहे कि कुछ क्वेश्चन गलत थे। और आप देखो, ये आईबीपीएस सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। तो प्रोटेस्ट नहीं किया आपने तो 2-4 लोगों ने ईमेल किया होगा, वो नहीं सुनेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया, कम से कम 2-4 हज़ार लोगों का नुकसान हुआ यहाँ पर, कि जो गलत क्वेश्चन में फंस गए और उनका एग्जाम चला गया, लेकिन कोई यहाँ पे आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मैंने वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, लेकिन उसका कोई फायदा होगा नहीं जब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। और चलने दीजिए, चलता रहेगा, ठीक है। आई एम वीक इन जनरल अवेयरनेस विच माइट बी द रीजन। और यहाँ पे देखो, लक का पार्ट है। लक का पार्ट इसलिए, अगर आप शिफ्ट 1 में होते तो जीए ईजी था, आपका सिलेक्शन हो जाता। आप शिफ्ट 2 में गए, वहाँ पे जीए बहुत डिफिकल्ट था, आपका नहीं हुआ। उसके दूसरा जो था वो क्वांट में भी ऐसे हुआ, पहले शिफ्ट का क्वांट मुश्किल था, दूसरे शिफ्ट का क्वांट ईजी था। ठीक, जो लोगों ने फीडबैक दिया उसके बेसिस में बता रहा हूँ। आई वॉज नॉट प्रिपेयर, 15% लोग बोले मैं प्रिपरेशन नहीं किया था, ऐसे गया था। आई अपीयर जस्ट सेक ऑफ अपीयरिंग, जैसे यानी कि फॉर्म दे के देखने के लिए गए थे, ठीक है। आई अप्लाइड बट डिड नॉट अपीयर, ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन एग्जाम देने गए नहीं। और 7% लोग थे जिन्होंने क्लियर किया है। एंड आई एम नॉट एलिजिबल, तो मैं एक्चुअली इसमें आता हूँ तो मैंने फॉर्म नहीं भरा है, कुछ ना कुछ ऑप्शन होना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी है जिनका 60% का कैरेक्टर नहीं। आपका अभी क्या है, यहाँ पे क्या सिर्फ पोल करने का ऑप्शन था, टिक करने का, ज़्यादा बताने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। तो अभी ये वीडियो के नीचे आपको वो लिखना है। और अगले साल के लिए, अगले साल के लिए जो कोई भी एग्जाम होगा, ग्रेड ए का होगा, ग्रेड बी का होगा, दोनों होगा, तो उसके लिए आपको क्या क्या मिस्टेक अवॉइड करनी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे ना, टोटल ये नियर अबाउट 12 चीज़ें लगती है अगर आपको फाइनल स्टेज में पहुंचना है। तो 12 चीज़ें कौन सी, क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीए है। 98% लोग यहीं पे ही फंस जाते हैं, ठीक है। जब तक आपका ये एरिया स्ट्रांग नहीं है, इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है। और ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं। और मैं उसको आपको दूसरा भी एक पोल था, मैं वो आपको बताना चाहिए था। लोगों ने 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, ऐसे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देके एक भी एग्जाम क्लियर नहीं किया, ऐसे बहुत लोग थे। और एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वैसे लोगों का भी 3-4-5-6 बार करके प्रीलिम्स निकला नहीं, क्योंकि
ये एग्जाम अलग लेवल का एग्जाम है, इसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका क्यूआरई जनरल अवेयरनेस पे नहीं है कमांड तो भी आगे जाने का कोई मतलब नहीं। जिनको लगता है ये मेरा अच्छा है, फिर उनको ईएसआई का एमसीक्यू है, फाइनेंस का एमसीक्यू है, उसके बाद आपका मैनेजमेंट एंड इथिक्स के एमसीक्यू पकड़ लीजिए आप, ये एमसीक्यू वाला पोर्शन है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, डिस्क्रिप्टिव ईएसआई है एंड डिस्क्रिप्टिव मैनेजमेंट इथिक्स है। इसका कंटेंट पढ़ के कंसेप्ट समझ के आप आंसर राइटिंग धीरे धीरे कर सकते। कब? जिसका ये अच्छा है उसी को ये करना है। और उसके बाद थर्ड स्टेज आता है, वो होता है इंटरव्यू वाला, जहां पर आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, बिल्कुल भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो हमने बहुत मतलब लोगों को सजेस्ट किया है, लोगों का सिलेक्शन भी है, लेकिन कम लोग ऑप्ट करते हैं। और लोगों को ये माइंडसेट रहता है, देखो हमारे इंडियंस में ये माइंडसेट है, अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो हम उसको इंटेलिजेंट समझते हैं, ये हमारे जीन्स में आ चुका है। ये लैंग्वेज क्या है? ये बस कम्युनिकेशन का मीडियम है, ठीक है। और अगर आप हिंदी में भी बात करेंगे तो वहां पे एक दो लाइन इंग्लिश बोल लेना, यानी कि उनको बता देना कि मुझे इंग्लिश आती है। अगर आपको आपके नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है तो कभी आपको बुरा नहीं लगेगा आप हिंदी में बात कर रहे हैं। किसको बुरा लगता है पता है? जिसको कुछ आता नहीं उसी को बुरा लगता है। अदरवाइज हिंदी में और इंग्लिश में इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो बिल्कुल भी उसका टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपको दोनों में कंफ्यूज है तो फिर हम हैं आपको, क्योंकि ये यहाँ पे मैं बता नहीं सकता आपको क्या करना है। इंडिविजुअल केस पे मुझे देखना पड़ेगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसका आंसर इंग्लिश में दीजिए, इसका आंसर हिंदी में दीजिए, दो दो सैंपल मुझे भेजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से लैंग्वेज में जाना है। वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना होता है। एंड देन बायोडेटा का इंप्रूवमेंट, यानी कि बायोडेटा में आपको कुछ इंक्लूड करना है, नहीं इंक्लूड करना है, कुछ कोर्सेज करने हैं, नहीं करने हैं, ये आता है थर्ड स्टेज पे, ठीक है। तो ये सारी जो बातें अभी से धीरे धीरे देखो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। 80-90% लोग तो भैया यही डिस्कशन करते रहेंगे, अगले साल आएगा नहीं आएगा, अगला आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। जब आएगा तब बोलेंगे भैया अभी तो टाइम नहीं है। करेक्ट, अभी टाइम नहीं। तो मैंने जो वाला वीडियो दिया ना, 13,000 लोगों ने जो वीडियो देखा है उसमें फुल क्लैरिटी है। वो देखने के बाद आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अच्छे से देख लीजिए, शांति से देख लीजिए और लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है। लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बनाइए तो फिर ये अगले साल के लिए आप धीरे धीरे रेडी रहेंगे। और ये मास्टर एग्जाम है, अगर आप ये एग्जाम का पूरे दिलो जान से पढ़ाई करेंगे तो भाई ये नहीं तो इसके नीचे बहुत सारी एग्जाम है, 30 टाइप की एग्जाम है जो IBPS कंडक्ट करता है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रेगुलेटरी बॉडी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा इसका, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो। इसके बारे में भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।